भाई ठाकुर नाम ही काफी है उसकी दहशत बताने के लिए कि कितना बड़ा गुंडा है भाई ठाकुर, कितना बड़ा डॉन है वो। न्यायालय के अंदर भाई ठाकुर का जो बर्ताव था या जो बाकी अन्य उनके साथीदारों का जो बर्ताव था, वो बर्ताव ठीक नहीं था, क्योंकि ओपन कोर्ट में भाई ठाकुर ने मुझे गालियां दी है। 5 जुलाई 2022 को उसने ओपन कोर्ट में मुझे गाली दी। मेरे पिताजी का मर्डर हुआ, पीड़ित हम है, विक्टिम हम है, हमारा परिवार परेशान है, हमारा परिवार विक्टिम है। हम पिछले 40 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं और सब कुछ हमारे ही खिलाफ। नरेंद्र भोयर को लगा कि मैं एक एडवोकेट हूँ। नरेंद्र भोयर ने मेरे हाथ पे मुझे इस तरह से चिमटी मार के कहा है कि आप सुरेश दुबे के केस को फॉलो अप मत करो, वरना जो सुरेश दुबे का हाल हुआ वो तुम्हारा हाल होएगा। नमस्कार, मैं शिवानी दुबे, आप देख रहे हैं मिरर ऑफ ट्रूथ। बीते कल नाला सुपारा बसे विरार में एक खबर आग की तरह पसर गई। वो खबर ये थी कि पिछले 34 साल से जो एक मुकदमा चलता आ रहा था, सुरेश दुबे हत्याकांड का मामला, उसमें टाडा आरोपी भाई ठाकुर को पुणे टाडा कोर्ट ने निर्दोष साबित करते हुए बाइज्जत बरी कर दिया। हमारे साथ सुरेश दुबे की बेटी उपस्थित है, नेहा दुबे जी। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर इस पूरे विषय पर इनका क्या कहना है। मैडम, क्या कहेंगे कि जिस तरीके से भाई ठाकुर को बाइज्जत बरी कर दिया गया है और सारा मामला है, क्या कहना चाहेंगे आप? कोर्ट का आदेश है, मानना पड़ेगा, यही कहना है। पिछले आप 34 साल से कह रहे हैं, पर मैं कहूँगी 89 से मेरा पूरा परिवार, क्योंकि 89 में मर्डर हुआ है पिताजी का, तो 89 से मेरा पूरा परिवार न्याय की आस में है, न्याय की गुहार कर रहे हैं कोर्ट में। हमको हमारे इस देश की न्याय प्रणाली पे बहुत विश्वास है और इसीलिए हमने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। ठीक है, 97 में भी सेम ऐसे ही हुआ था। एस.के. शाह जज साहब ने आदेश किया था और उस वक्त भी 17 लोगों को एक्विटल किया था, पर हमने सर्वोच्च न्यायालय में हम गए, सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट जाकर हमने न्याय की गुहार लगाई और उसके बाद वहाँ से सज़ा हुई लोगों को। इनफैक्ट 97 में तो जिन्होंने गोली मारी थी, जिन्होंने मेरे पिताजी को गोली मारी थी, नरेंद्र भालचंद्र भोईर, वो तक एक्विटल हो गया था, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट से सज़ा मिली। तो ठीक है, एकदम हताश निराश होने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। जो लोग न्याय में विश्वास रखते हैं, मैं सबसे कहूँगी, कोई किसी को भी हताश निराश होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक छोटी सी लड़ाई यहाँ हारे हैं, आगे सुप्रीम कोर्ट पे हमको पूरा विश्वास है, आगे जाएंगे, 100% वहाँ से सज़ा मिलेगी। चलिए ठीक है, भारत के न्याय शास्त्र पर तो सबको भरोसा है, लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि इस पूरे मामले में भ्रष्टाचार हुआ है? क्योंकि भाई ठाकुर जो है एक जानी मानी हस्ती है, उनके पास अपरंपार पैसा है, तो आपको ऐसा लगता है कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ होगा? देखिए, न्यायालय के आदेश के वक्त इस तरह से नहीं कहा जा सकता, भ्रष्टाचार वगैरह ये सब नहीं कहा जा सकता। अच्छा, लेकिन मैं ये बोल रही हूँ कि जैसे आज से कुछ दिनों पहले, मतलब 5 महीने पहले, एक पुणे कोर्ट का ही मामला था जिसमें एक क्लर्क जो है वो 1.5 लाख रुपए की घूस लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था। तो क्या वो यही कोर्ट था? डेटे, सचिन डेटे उन सीनियर क्लर्क का नाम था और वो श्री सत्यनारायण नवंद्रे साहब जो है मकोगा के जज हैं, उन्हीं के सीनियर क्लर्क थे। ठीक है, उन्होंने उनको एंटी करप्शन ने 1.5 लाख की रिश्वत लेते हुए अरेस्ट किया, परंतु वो दूसरा विषय था, दूसरे क्राइम था, दूसरे आरोपी से पैसा लेते हुए। इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये कह सकते हैं कि इस मैटर में लिया है। मैडम, आप ये बताइए कि 89 में आपके पिताजी की हत्या की गई, उसके बाद लगातार आप ये कानूनी लड़ाई लड़ रही थी, तो इस कानूनी लड़ाई में आपको किस तरीके के उतार चढ़ाव देखने मिले और कैसी रही आपकी ये कानूनी लड़ाई? देखिए, 89 में पिताजी की मर्डर होने के बाद कंटिन्यूसली हमारे परिवार को परेशान किया गया, तकलीफ दिया गया। एक तो सबसे पहली बात ये समझिए कि एक परिवार का एक ही कमाऊ लड़का अगर उसकी हत्या हो जाए, दिन दहाड़े उसकी हत्या हो जाए, सार्वजनिक जगह पे, रेलवे प्लेटफॉर्म पे उसकी गोली मारकर एकदम निर्मम हत्या हो जाए, तो पूरा परिवार निराधार हो जाता है। पहले तो पूरा परिवार ही समटने में, एक होने में, इस चीज को विश्वास करने में कि हमारे परिवार के एक सदस्य की मर्डर हो गया है बिना किसी कारण के, कि ना कोई दुश्मनी, ना कोई झगड़ा, ना कुछ, मतलब हमारा तो कुछ लेना देना ही नहीं था भाई ठाकुर और उसके परिवार से, और हमारे परिवार के सदस्य का इस तरह से मर्डर हो गया। परंतु मर्डर होने के बाद हमारे परिवार वालों ने इस केस के लिए फॉलोअप किया, उन्होंने एफआईआर किया, कई लोगों ने हमको इसमें अड़ंगा डालने की कोशिश की, कई तरीके से हमको परेशान किया गया। हम लोग कोर्ट जाने के लिए हमको रोका जाता था, हमको परेशान किया जाता था कि हम कोर्ट नहीं जाए, फिर भी लड़ाई लड़े। 97 में
हमारे खिलाफ इसी पूना टाड़ा कोर्ट से 17 लोगों को एक्विटल कर दिया गया था। बाद में हम सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट में केस लड़े और पूरी मजबूती से लड़े, और मजबूती से लड़ने का रिजल्ट ये आया कि उसमें से जिन्होंने गोली मारी थी और कई लोगों को, उसमें से सुप्रीम कोर्ट से सजा हुई टाड़ा कानून के अंतर्गत। अब जैसे कि भाई ठाकुर के जो भाई हैं हितेंद्र ठाकुर, उनका जो राजनीतिक पकड़ है वो बहुत ज़्यादा मजबूत है और पिछले 25 सालों से वो यहाँ पर विधायक रह चुके हैं। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए आप पर दबाव बनाया गया? देखिए, फैसला जो आया है उसके लिए तो नहीं कह सकते कि राजनीतिक दबाव है, परंतु राजनीतिक तरीके से शायद ये कहा जा सकता है कि हमारे परिवार को कोर्ट न्यायालय की प्रक्रिया को फॉलो अप हम नहीं करें, इससे रोका गया। जिस तरह से हमारे परिवार को, क्योंकि सब जानते हैं कि भाई ठाकुर एक बहुत बड़ा डॉन है, पूरा भारत जानता है या पूरा महाराष्ट्र से भाई ठाकुर नाम ही काफ़ी है उसकी दहशत बताने के लिए कि कितना बड़ा गुंडा है भाई ठाकुर, कितना बड़ा डॉन है वो। तो इतना बड़ा डॉन के खिलाफ लड़ना ये आम बात नहीं है, पूरे परिवार की सुरक्षा का विषय था। तो इसीलिए सरकार ने हमारे परिवार को पुलिस सुरक्षा दी थी। तो उसी बाद में किसी एसपी को साहब को लगा कि इनके परिवार को सुरक्षा की जरूरत नहीं है, तो हमारे परिवार का पुलिस सुरक्षा बल हटा दिया गया था ताकि हम कोर्ट ना जाए, क्योंकि नालासोपारा से पूना कोर्ट जाना, यह जर्नी ही 6-7 घंटे की बाय रोड जर्नी है। वहां तक जाना, रास्ते में कुछ भी हो सकता है, कोई भी एक्सीडेंट कर सकता है, किसी भी तरह से परिवार के किसी भी सदस्य को मारा जा सकता है, और परिवार का अगर एक सदस्य भी खत्म हो जाता है तो पूरा परिवार डिस्टर्ब हो जाता है, उनका मतलब बैकफुट पे वो लोग आ जाते हैं। तो उस तरह से हमारे परिवार की सुरक्षा बल हटाया गया। फिर उसके बाद 2022 में सिर्फ एक दिन के लिए, जो पूना टाड़ा कोर्ट का जिस दिन तारीख होगा उस दिन सिर्फ एक दिन के लिए पुलिस प्रोटेक्शन हमको दिया जाता था। सदानंद दाते साहब ने मीरा भाईंदर वसई विरार आयुक्तालय से हमको पुलिस प्रोटेक्शन मिला था ताकि हम पूना कोर्ट जा सके। उसके बाद हम पूना कोर्ट जाने लगे, लेकिन पूना कोर्ट जाने के बाद देखा कि अरे बस हर महीने तारीख गिर रही है, हर महीने बस आओ तारीख लो, वकील आते थे, तारीख लेते थे, चले जाते थे। उसके बाद हमने एक एडवोकेट खड़ा किया फरवरी 2022 में। वो उस एडवोकेट ने आते ही सबसे पहले तो सर्टिफाइड कॉपी की अर्जी मांगी, और सबसे पहले मांगा कि हमको रोज का जो कोर्ट का, जो हमारे तारीख का जो कोर्ट का जो रोजनामा है उसकी कॉपी दिया जाए, ताकि हम ये सारे कागज उठा के सुप्रीम कोर्ट जा सके। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो कंडीशनल बेल भाई ठाकुर को दिया था, वो बेल ये था कि आप कोर्ट के किसी भी तारीख पे एडजमेंट नहीं लोगे, आप कोर्ट के हर एक तारीख पे प्रॉपरली आप जाके खड़े रहोगे। लेकिन जब तारीख पड़े तो या तो किसी की शादी होती थी, या तो शिरडी में उसी दिन उनकी पूजा होती थी, और इसी तरह के मतलब कोई भी एक्सक्यूज देके वो कोर्ट में हाजिर नहीं होते थे आरोपी होने के बावजूद, और कोर्ट उस चीज को एक्सेप्ट भी कर रहे थे, उनके एडजमेंट एप्लीकेशन को। जब हम कोर्ट जा रहे थे तो न्यायालय के अंदर भाई ठाकुर का जो बर्ताव था, या जो बाकी अन्य उनके साथीदारों का जो बर्ताव था, वो बर्ताव ठीक नहीं था। क्योंकि ओपन कोर्ट में भाई ठाकुर ने मुझे गालियां दी है। 5 जुलाई 2022 को उसने ओपन कोर्ट में मुझे गाली दी है, जिसकी शिकायत मैंने ईमेल द्वारा ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से पूना शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में भी की है, और अन्य सरकारी ऑफिसेज में भी उसकी मैंने शिकायत की है, पर उसके ऊपर आज तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई। मुझे राजू पाटिल ने कोर्ट, मतलब जो कोर्ट रूम के बाहर जो कॉरिडोर होता है, उस कॉरिडोर में राजू पाटिल ने मुझे धक्का मारा है, जिसकी भी शिकायत मैंने ईमेल द्वारा ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों शिकायत की है। तो मेरा कहना ये है कि इस तरह से कोर्ट में बर्ताव होना वो सही नहीं था। उसके बाद जज साहब का सरकारी वकील से ये कहना कि आप लोग इस तरह मत करिए, आप लोग जो है न्याय का जो ये चल रहा है उसमें आप डिस्टर्बेंस मत लाइए, बाकी अन्य शिकायत करके। उन्होंने इस तरह से ओपन कोर्ट में हमारे पीपी साहब से कहा था कि आप लोग ऐसा सब कुछ मत करिए, लेकिन उन्होंने इन रिटर्न अक्यूज्ड को या अक्यूज्ड पार्टी को ये नहीं कहा कि आप लोग जरा शांत रहिए, आप लोग गाली गलौज क्यों कर रहे हैं। मतलब सदस्य, हमारे परिवार के सदस्य, क्या मेरे पिताजी का मर्डर हुआ, पीड़ित हम है, विक्टिम हम है, हमारा परिवार परेशान है, हमारा परिवार विक्टिम है। हम पिछले 40 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं, और सब कुछ हमारे ही खिलाफ, हर एक चीज हमारे ही खिलाफ। मतलब न्याय की आस में हम हैं,
तो मतलब ये सब क्या है। और उसके अलावा जब भाई ठाकुर कोर्ट में आता था, तो कोर्ट में जब वो आता था, तो जिसने मेरे पिताजी को गोली मारी, नरेंद्र भालचंद्र भोईर, जिसको सुप्रीम कोर्ट से सजा हुई, वो भाई ठाकुर के साथ कोर्ट में आता था, कोर्ट के कॉरिडोर तक आता था। कोर्ट रूम के अंदर भाई ठाकुर अकेले आता था, पर कोर्ट के कॉरिडोर में। तो मतलब ये सब उसका आना, फिर हाजी नायडू का आना, और किशोर नाइक का आना। किशोर नाइक का क्या लेना देना है इससे? मतलब उस केस से किशोर नाइक का कोई लेना देना नहीं था। राजू पाटिल का आना, अज्जू पाटिल का आना, हाजी नायडू का आना, नरेंद्र भालचंद्र भोईर का आना, ये सबका उस केस से क्या लेना देना था? तो इन सब, और सबसे बड़ी बात है, मैंने जितनी शिकायत की है उन सारी शिकायतों में मैंने ये एकदम ही क्लियर रूप से कहा है कि कोर्ट कॉरिडोर के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। तो मैं जो भी कह रही हूँ उसका आप क्रॉस चेक सीसीटीवी फुटेज देख के कर सकते हैं कि ये सब चीज हुआ है कि नहीं। कि सीसीटीवी फुटेज के अंदर आप ये चीज देख सकते हो कि राजू पाटिल ने धक्का मारा कि नहीं। आप सीसीटीवी फुटेज के अंदर नरेंद्र भोईर को देख सकते हो, आप सीसीटीवी फुटेज के अंदर हाजी नायडू को आप देख सकते हो। तो ये सब चीज जो हो रही थी, ये सबका सीसीटीवी फुटेज तो कोर्ट के अंदर है। अच्छा, आप ये बताइए कि जिस तरीके से नालासोपारा वसई विरार में भाई ठाकुर की दहशत देखी जाती है, तो क्या आपको पुणे में भी ऐसा कुछ दहशत महसूस हुई, ऐसा डर का अनुभव हुआ? ये दहशत ही तो थी कि जिसने मेरे पिताजी को गोली मारी उसको आप कोर्ट में लेके आ रहे हो। ये दहशत ही तो थी। और ये चीज हुआ है कि वसई कोर्ट में नरेंद्र भोईर जब पुलिस कस्टडी में थे, तब नरेंद्र भोईर को लगा कि मैं एक एडवोकेट हूँ। नरेंद्र भोईर ने मेरे हाथ पे मुझे इस तरह से चिमटी मार के कहा है कि आप सुरेश दुबे के केस को फॉलो अप मत करो, वरना जो सुरेश दुबे का हाल हुआ वो तुम्हारा हाल होएगा। क्योंकि उनको पता नहीं था तब कि मैं सुरेश दुबे की बेटी हूँ। ये 2011 की घटना है, जिसका मैंने कंप्लेन करके रखा है मानिकपुर पुलिस स्टेशन में। मैडम, पुणे टाडा कोर्ट का जो वर्तमान समय में फैसला है, उसके बाद आपके परिवार की क्या परिस्थिति है और क्या आपके पूरे परिवार को ये फैसला मान्य है? फैसला तो पूरे परिवार को मान्य करना ही पड़ेगा, क्योंकि ठीक है न्यायालय का फैसला है, मानना ही पड़ेगा। परंतु परिवार की परिस्थिति इस वक्त ये है कि सब दुखी है, सब हताश है, दुख का माहौल है। जो दुख है वो मेरा परिवार जानता है और कोई नहीं जानता है। और जो लोग न्याय में विश्वास रखते हैं, जो मेरे परिवार के हितैषी हैं, ठीक है, उसमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो खुल के विरोध नहीं कर सकते, परंतु दिल से वो परिवार के साथ है। और जहां तक लग रहा है कि जो 89 वाला माहौल था वही है, उतना ही दुख और उतना ही गमगीन हालत है इस वक्त परिवार की। तो इस समय हमारे साथ पीड़ित नेहा दुबे उपस्थित थी, और जैसा कि आपने सुना कि किस तरीके से इस समय उनके पूरे परिवार में दुख का माहौल पसरा हुआ है। अब इनको यहाँ के न्याय शास्त्र पर तो पूर्ण रूप से भरोसा है, लेकिन परम सत्य ये भी है कि इसी न्याय शास्त्र में, भारत के कोर्ट में अभी भी लगभग 59,87,000 मामले क्राइम के पेंडिंग है। अभी भी ये परिवार आगे सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा। अब देखना यही होगा कि आगे सुप्रीम कोर्ट से इस परिवार को क्या फैसला आता है। बहरहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं शिवानी दुबे फिर मिलूंगी आपसे अगली खबर में। तब तक देखते रहें मिरर ऑफ ट्रुथ, क्योंकि हम दिखाते हैं सच का आईना। ऐसी ही और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें मिरर ऑफ ट्रूथ। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। वीडियो पसंद आने पर लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।